एडमिशन कब हुआ था इंडिया में? जून। जून में था। हाँ, जून हुआ था। जुलाई, जून जुलाई लास्ट है। 2 मंथ ही रह गए। और तो सही स्पीड से चल रहा है। चलो आज आगे की चीज़ें करते हैं। ठीक है। तो लास्ट हमारे जो चल रहे थे, जहाँ तक मुझे ध्यान है, वो ऑब्जेक्ट चल रहा था। और ऑब्जेक्ट में हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था ऑब्जेक्ट प्रोटेक्शन, जिसमें हम लोगों ने एक्सटेंशन और ये वाला पार्ट हम लोगों ने देख लिया था। तो इसको दोबारा से हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसकी बिगिनिंग हुई थी कुछ यहाँ से, और ये था हमारा लास्ट टॉपिक प्रोटेक्शन। तो यहाँ से शुरू करेंगे। सो ऑब्जेक्ट प्रोटेक्शन मेथड में आपको कुछ मेथड्स मिलते हैं, जैसे कि प्रिवेंट्स रीअसाइनमेंट, कि हमें अपने ऑब्जेक्ट को रीअसाइन नहीं करवाना है, या प्रिवेंट्स एडिंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़, या रिटर्न्स ट्रू इफ़ प्रॉपर्टीज़ कैन बी एडिड टू एन ऑब्जेक्ट, या प्रिवेंट्स एडिंग एंड डिलीटिंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़, रिटर्न्स ट्रू इफ़ ऑब्जेक्ट इज सील्ड, prevents any changes to an object, and return true if object is frozen। तो ये हमारे पास अलग अलग इसमें आपको मेथड्स मिल जाएंगे, ठीक है, जिसकी हेल्प से आप अपने ऑब्जेक्ट को सेव कर सकते हो। सो यूजिंग कांस्टेंट, द मोस्ट कॉमन वे टू प्रोटेक्ट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम बीइंग चेंज्ड इज बाय यूजिंग द कांस्टेंट कीवर्ड। क्योंकि जावास्क्रिप्ट के इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ चुके 3 तरह के वेरिएबल टाइप होते हैं, वेर, लेट एंड कांस्टेंट। कांस्टेंट को आप अपडेट नहीं कर सकते हो, है ना, रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हो। सो विद कांस्टेंट यू कैन नॉट रीअसाइन द ऑब्जेक्ट, बट यू कैन स्टिल चेंज द वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी, डिलीट अ प्रॉपर्टी और क्रिएट अ न्यू प्रॉपर्टी। सो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट डॉट प्रिवेंट एक्सटेंशंस मेथड प्रिवेंट्स एडिंग प्रॉपर्टीज टू एन ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि हमने बनाया अपना एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट पर्सन, फर्स्ट नेम जॉन, लास्ट नेम जो है, तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट प्रिवेंट एक्सटेंशन कर रहे हैं क्या, पर्सन। सो दिस विल थ्रो एन एरर। अगर मैं यहाँ पर पर्सन डॉट नेशनैलिटी अगर उसमें इंग्लिश ऐड करता हूँ, तो ये मुझे एक टाइप एरर उसका रिटर्न कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसको ऐड करने से पहले प्रिवेंट कर दिया उसको। तो क्या होगा, कंट्रोल यूज हम लोग यहाँ पर प्रेस करेंगे, हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, इस तरह से, और हमने इसको क्या किया, प्रिवेंट। अब जब आप लेट टेक्स्ट इक्वल टू ब्लैंक और ट्राई करेंगे इसके अंदर पर्सन डॉट नेशनैलिटी इंग्लिश, तो क्या होगा, आपको एक एरर आएगा उस केस में। तो ट्राई कैच ये हम लोग पढ़ चुके हैं, एरर कैसे हमें जो कंसोल में आता है वो फ्रंट एंड पर लेना होता है। तो हमने स्ट्रिक्ट कर दिया इस चीज़ को, यूज स्ट्रिक्ट, और यहाँ से इसको हमने डिफाइन किया। प्रिवेंट एक्सटेंशन इसके अंदर एक नई प्रॉपर्टी ऐड नहीं होने देगा, इंग्लिश। दूसरा, सिंस एरे आर ऑब्जेक्ट, एरे कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्सटेंशंस टू। तो आप एरे को भी इस तरह से सिक्योर कर सकते हो प्रिवेंट एक्सटेंशन की हेल्प से। तो हम कहते हैं कि भाई उसके अंदर कीवी जो एक प्रॉपर्टी है वो नई ऐड नहीं होनी चाहिए, तो इसको भी आप प्रिवेंट एक्सटेंशंस की हेल्प से सेव कर सकते हो। फिर आता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट डॉट इज एक्सटेंसिबल। टू चेक इफ एन ऑब्जेक्ट इज एक्सटेंसिबल, द ऑब्जेक्ट डॉट इज एक्सटेंसिबल रिटर्न्स ट्रू इफ एन ऑब्जेक्ट इज एक्सटेंसिबल। तो क्या करना है, यहाँ पर हमने डिफाइन किया प्रिवेंट एक्सटेंशन पर्सन एंड लेट आंसर, हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया, और ऑब्जेक्ट डॉट इज एक्सटेंसिबल पर्सन को हम लोग चेक करेंगे। तो ये मुझे रिटर्न कर रहा है कि भाई ये ऑब्जेक्ट जो एक्सटेंसिबल नहीं है, तो ये आपको फॉल्स आएगा उस केस में। क्यों? क्योंकि हमने प्रिवेंट एक्सटेंशन लगाया हुआ है। अगर मैं ये लाइन हटा दूँ और मैं डायरेक्ट चेक करूँ तो ये ट्रू आएगा उस केस में। इसी तरह से आप ऑब्जेक्ट एरे ऑब्जेक्ट को भी ये सेम ट्राई कर सकते हो, इसमें भी आप फॉल्स रिटर्न देखेंगे। इसी तरह से ऑब्जेक्ट डॉट सील मेथड प्रिवेंट्स एडिशंस और डिलीशन ऑफ न्यू प्रॉपर्टीज। Object.seal method makes existing properties non-configurable, and object.isSealed method can be used to check if an object is sealed or not।
तो पहले देखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट सील मेथड विल फेल साइलेंटली इन नॉन स्ट्रिक्ट मोड एंड थ्रो अ टाइप एरर इन स्ट्रिक्ट मोड। तो हमने यहाँ पर स्ट्रिक्ट मोड यूज़ किया, हमने एक अपना ऑब्जेक्ट बनाया पर्सन जिसमें कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं, और हमने ऑब्जेक्ट डॉट सील पर्सन किया और हम लोग डिलीट करेंगे पर्सन की एज को। तो ये आपको यहाँ पर एरर निकाल देगा उस केस में, ठीक है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट्स को सील कर दिया तो कोई ना तो ऐड होगा ना ही डिलीट होगा। इसी तरह से एरे के अंदर भी आप यहाँ पर देख पाओगे, यहाँ पर भी आपका वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है सील्ड। सील्ड मेथड कैन बी यूज टू चेक इफ एन ऑब्जेक्ट इज सील्ड और नॉट, क्योंकि इसमें लिखा जा रहा है इज सील्ड, तो ये पता करने के लिए हो गया। तो अगर हमने यहाँ पर सील कर रखा तो ये ट्रू रिटर्न करना चाहिए हमें, ठीक है। इसी तरह क्या चेक किया? सील्ड मतलब इसने ये पता लगाया कि इस ऑब्जेक्ट को आप ना तो डिलीट कर सकते हो, इसकी कोई भी की और प्रॉपर्टी, ना ही उसके अंदर डाल सकते हो। सील मतलब जैसे कि मेरे पास ये बॉटल है, ये सील पैक है, तो यानी कि एक यूज़र को ट्रस्ट आता है भाई अगर ये सील लगा हुआ है तो यानी कि इसको बॉटल को किसी ने दोबारा से टॉपअप नहीं किया है। उसी तरह से हमने अपने ऑब्जेक्ट को क्या करके सील किया हुआ है यहाँ पर, तो ना तो इसमें डाल सकते हो ना ही इसमें तो कुछ डिलीट कर सकते हो। चेक किया तो वो इस सील्ड यानी कि चेक कर रहा है, इसने सील किया, ये चेक कर रहा है कि है या नहीं है, ठीक है। इसी तरह से एरे को भी आप चेक कर सकते हो, उस केस में भी आपको ट्रू रिटर्न आ जाएगा। अगर नहीं होगा ये वाला तो फॉल्स आएगा। फिर आता है फ्रीज। फ्रीज मेथड प्रिवेंट्स एनी चेंज टू एन ऑब्जेक्ट। फ्रीज कुछ भी चेंज नहीं करने देगा, उसको फ्रोजन मोड में डाल देगा। सो फ्रोजन ऑब्जेक्ट्स आर रीड ओनली, नो मॉडिफिकेशन, नो एडिशन एंड नो डिलीशन, नो प्रॉपर्टीज आर अलाउड। So the object.freeze method will fail silently in non-strict mode and throw a type error in strict mode. So यहाँ पर हमने फ्रीज किया और हम यहाँ पर बोले पर्सन की जो एज है वो 51 कर दो। तो जब आपने फ्रीज कर दिया तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो ये एरर निकाल देगा उस केस में आपको। इसी तरह से एरे के अंदर भी अगर आप यहाँ जाओगे फ्रीज करके तो एरे में भी आपको सेम एरर रिटर्न आएगा। फिर आता है इज फ्रोजन। तो इज फ्रोजन यानी कि फ्रीज करोगे पहले, फिर फ्रोजन चला के देखोगे तो ट्रू आएगा आपको उस केस में कि भाई फ्रोजन है ऑब्जेक्ट हमारा। इसी तरह से एरे के अंदर भी आपका सेम काम करेगा। तो ये थे आपके ऑब्जेक्ट्स जो 2 क्लास पहले हम लोग इस फाइल पर एंड किया था हमने। लास्ट 2 क्लासेस नहीं हुई ना हमारी? हाँ। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस। पढ़ चुके हैं लेकिन दोबारा पढ़ेंगे, थोड़ा सा और डिटेल में चीज़ें समझेंगे। So JavaScript functions are defined with the function keyword and you can use a function declaration or a function expression. Earlier you learned that functions are declared with the following syntax: function keyword, function का name और उसमें कोई भी पैरामीटर जो आप रखना चाहो, पैरामीटर a, b, c कुछ भी हो सकता है, और जो भी कोड आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो इस कोड ब्लॉक में डिफाइन करते हैं। So declared function are not executed immediately, they are saved for later use। क्योंकि अगर हमने अपना कोड इसमें डाल दिया, जब तक मैं इसको बताऊंगा नहीं कि होगा क्या, कहाँ पर होगा, कैसे कॉल होगा, तब तक ये काम नहीं करेगा। ये आपका ऐसी तरह से डिफाइन रहने वाला है। एंड विल बी एग्जीक्यूटेड लेटर व्हेन दे आर इन्वोक्ड कॉल्ड अपॉन। तो जैसे हमने ये डिफाइन किया, रन एग्जाम्पल करेंगे तो हमें यहाँ पर 12 का रिजल्ट मिल रहा है। इसके अंदर कैसे आया? हमने एक वेरिएबल बनाया यहाँ पर लेट एक्स इक्वल टू माई फंक्शन और उसके अंदर 2 वैल्यू 4,3। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डेमो, हमने उसके अंदर इनर HTML में x को कॉल किया और हमने यहाँ पर फंक्शन माई फंक्शन में a, b और रिटर्न कराया a मल्टीप्लाई b। तो 4 3 12 में रिटर्न आ रहा है उस केस में। सो सेमीकोलन्स आर यूज टू सेपरेट executable JavaScript statement. Since a function declaration is not an executable statement, so it is not common to end it with a semicolon. तो आपको semicolon लगाने की जरूरत नहीं होती इसमें। Functions expression. A JavaScript function can also be defined as expression. A function expression can be stored in a variable. तो हमने एक वेरिएबल के अंदर फंक्शन को कॉल किया इस तरह से, ये भी एक्सेप्टेबल है, सेम आउटपुट आपको दे सकती है उस केस में। तो अभी हम लोग यहाँ पर x के अंदर फंक्शन डिफाइन करें, x को प्रिंट करेंगे तो फंक्शन ही प्रिंट हो जाएगा ना, एज इट इज़ कोड जो भी उसके अंदर लिखा होगा आपने। बट अगर मैंने इसके अंदर कोई डेटा पास किया होता कि भाई ये होगा इसके अंदर प्रोसेस, तो वो काम करता है। सो आफ्टर अ फंक्शन एक्सप्रेशन हैज़ बीन स्टोर्ड इन अ वेरिएबल, द वेरिएबल कैन बी यूज्ड एज अ फंक्शन। तो मैंने देखो क्या लिखा, कॉन्स्टेंट x इक्वल टू फंक्शन a, b और रिटर्न करो a मल्टीप्लाई b, लेट z इक्वल टू x
और एक्स में जो हमारा ए और बी है उसको मैंने 4 और 3 दे दिया, तो रिजल्ट क्या आ गया, 12 आ गया ना। इसी तरह से द फंक्शन अबव इज एक्चुअली एन अनोनिमस फंक्शन, अ फंक्शन विदाउट अ नेम, ठीक है, क्योंकि इसका कोई नेम नहीं है, सीधे एक्स जो है वो एज ए फंक्शन काम कर रहा है आपका। सो फंक्शन स्टोर्ड इन वेरिएबल्स डू नॉट नीड फंक्शन नेम, दे आर ऑलवेज इनवॉक्ड कॉल्ड यूजिंग द वेरिएबल नेम। सो द फंक्शन अबव एंड्स विद अ सेमीकोलन बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ एन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। तो इस केस में इसको आपको सेमीकोलन से बंद करना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट फंक्शन बनाओगे तो आपको सेमीकोलन से एंड करने की ज़रूरत नहीं होती है। बात करेंगे फंक्शन में पैरामीटर। अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन डज नॉट परफॉर्म एनी चेकिंग ऑन पैरामीटर वैल्यूज़, जिसको हम लोग आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। सो फंक्शन पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, अर्लियर यू लर्न दैट फंक्शन कैन हैव पैरामीटर्स। सो फंक्शन का नेम आप a, b, c जितनी मर्जी डिफाइन करिए। So function parameters are the names listed in the function definition, and function arguments are the real value passed to and received by the function. Parameter rules. JavaScript function definition do not specify data types for parameters. JavaScript functions do not perform type checking on the passed argument, and JavaScript functions do not check the number of arguments received. Default parameters. If a function is called with missing argument less than declared, the missing value are set to undefined. So sometimes this is applicable, but sometimes it is better to assign a default value to the parameter. So here for example function my function x, y, हमारे पास दो पैरामीटर है, बट x का कहीं यूज ही नहीं हुआ, तो हमने लिखा y ट्रिपल टाइम इक्वल टू, अगर अनडिफाइंड है तो y की वैल्यू क्या हो जाए 2। तो यहाँ पर आप देखोगे हमें रिटर्न आ रहा है जैसे कि 8। अब ये कैसे हो रहा है, हमने यहाँ पर लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी माई फंक्शन, और उसकी वैल्यू हमने क्या डाल दी 4, तो y की वैल्यू 2 यहाँ पर सेट है, तो 4 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 8 हो गया। इस तरह से डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू, इफ़ y इज़ नॉट पास्ड और अनडिफाइंड देन y इक्वल टू 10। तो आप फंक्शन में पैरामीटर में ही इस तरह से लिख सकते हो। तो इफ़ y इज़ नॉट पास्ड और अनडिफाइंड देन y इक्वल टू 10। हमने यहाँ पर लिखा x, y इक्वल टू 10, रिटर्न करेंगे x प्लस वाई, तो मैं लिखा 5, तो 5 और 10 मुझे 15 यहाँ पर रिटर्न आ जाएगा उस केस में। वो वैल्यू एक्स में चलेगी। हाँ, तो ये वाली वैल्यू x की होगी और y के पास ऑलरेडी है तो काम कर गया। फंक्शन रेस्ट पैरामीटर, द रेस्ट पैरामीटर जो हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर में भी यूज़ करते हैं, ट्रिपल डॉट अलाउ अ फंक्शन टू ट्रीट एन इनडेफिनिट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एज एन एरे। सो फंक्शन जैसे कि मैंने बनाया सम और ट्रिपल डॉट मैंने लिखा आर्ग्यूमेंट्स। सो लेट सम इक्वल टू 0 फॉर लेट आर्ग्यूमेंट्स ऑफ आर्ग्स। तो ये मेरा न्यू नेम है और ये मेरा क्या है, यहाँ पर जो हमने नेम डिफाइन किया पैरामीटर का, हमने लिखा सम प्लस इक्वल टू आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न सम। सो लेट एक्स इक्वल टू सम, हमने लिखा 4, 9, 16, 25, 20, तो इसका ही टोटल मुझे करके रिटर्न कर देगा कि कितना वैल्यू है। ठीक, हमने क्या लिखा प्लस इक्वल टू आर्ग्यूमेंट्स। तो जित कोड यही है जो आपके सामने, हाँ यही है। देखो यहाँ पर क्या यूज़ करें हम लोग, पैरामीटर रेस्ट इसको बोलते हैं, ट्रिपल डॉट को रेस्ट पैरामीटर। रेस्ट पैरामीटर में हमने अपने पैरामीटर का नेम क्या रखा, आर्ग्स, मतलब आर्ग्यूमेंट्स। अब आर्ग्यूमेंट भाई मैं लिखने के लिए इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, a, b, c, d, e, f, g, h। मैं कहाँ तक डिफाइन करूँगा, तो मैंने ट्रिपल डॉट आर्ग्स लिख दिया। अब सारे पैरामीटर जो है उनका सबका नेम आर्ग्यूमेंट्स है। हमने लिखा लेट सम इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, फॉर लेट, इसका नेम हमने कुछ नया नेम रख लिया, आप इसका नेम संता, वंता, रोहन, मोहन, सोहन कुछ भी लिख सकते हो, ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। और इसमें क्या होगा, जो मेरा सम वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 0 है उसमें प्लस इक्वल टू आर्ग्यूमेंट्स को ऐड करते जाओ जितनी बार भी लूप चलेगा, और रिटर्न कर दो सम। तो अभी सम क्या है, सम यहाँ पर हमने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, फंक्शन अपना, और इसको फंक्शन हम लोग रिटर्न कर रहे हैं इसमें। तो हमने लिखा x इक्वल टू सम की जो वैल्यू है वो जो हमारा फंक्शन है उसको हमने सारी वैल्यूज़ यहाँ पर दे दी। तो ये क्या करेगा, पहला लूप चलेगा 4 होगा, 4 प्लस 9 करेगा, 9 का जो टोटल होगा उसमें 16 ऐड करेगा, फिर तीनों का टोटल होगा उसमें 25 ऐड करेगा, लूप चलते जाएगा। फाइनल जो आपको रिजल्ट आएगा वो इनका टोटल आपको रिसीव हो जाएगा 326। नेक्स्ट है दी आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट।
JavaScript function have a built-in object called the argument object. The argument object contain an array of the arguments used when the function was called invoked. This way you can simply use a function to find, for instance, the highest value in a list of number. So हमने लिखा x इक्वल टू फाइंड मैक्स जो कि प्रीडिफाइन है, ठीक है यहाँ पर। तो क्या है 1, 123, 500, 115, 44 एंड 88। अब ये क्या है, हमारा फंक्शन है फाइंड मैक्स। हमने लिखा लेट मैक्स इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, हम लोग पढ़ चुके हैं। लेट आई इक्वल टू 0 और आई इज लेस देन आर्ग्यूमेंट्स डॉट लेंथ और आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट। इफ आर्ग्यूमेंट आई इज ग्रेटर देन मैक्स, तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे, मैक्स इक्वल टू आर्ग्यूमेंट्स में आई को कॉल करा देंगे और रिटर्न कर देंगे मैक्स को। तो हमने यहाँ पर नंबर दे दिया इसमें इस तरह से बहुत सारे। तो जो मैक्सिमम नंबर है वो ढूंढ के मुझे दे दो उसमें से। तो यहाँ पर क्या लिखा है, फाइंडिंग द लार्जेस्ट नंबर इज 6। तो कोड में आएंगे, ठीक है। तो जैसे मेरे पास क्या फाइंड मैक्स में 4, 5, 6, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 6 हो गया इसके अंदर। तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो हमारा सबसे बड़ा नंबर क्या है 500। और क्रिएट अ फंक्शन टू सम ऑल इनपुट वैल्यूज़, तो हम आप इस तरह से बना सकते हैं। जैसे हमने एक फंक्शन बनाया सम ऑल, लेट सम इक्वल टू 0, लेट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन आर्ग्यूमेंट्स डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस। सम प्लस इक्वल टू आर्ग्यूमेंट्स में आई को कॉल करा देंगे, रिटर्न कर देंगे सम को, और हमारा ये टोटल आ गया इसमें। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने लिखा सम प्लस इक्वल टू आर्ग्यूमेंट, तो जितनी वैल्यू आपने दी इसको वो सब टोटल होती जा रही है, हर बार लूप चलने पर ऐड होती जा रही है। हाँ हाँ हाँ, तो ये क्या हो रहा है, रीअसाइन हो रहा है सम के अंदर बार बार। हाँ, नेक्स्ट, इफ अ फंक्शन इज कॉल्ड विद टू मैनी आर्ग्यूमेंट्स मोर देन डिक्लेयर्ड, दीज आर्ग्यूमेंट्स कैन बी रीच्ड यूजिंग द आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट। सो आर्ग्यूमेंट आर पास्ड बाय वैल्यू, the parameter in a function call are the function's arguments. JavaScript argument are passed by value. The function only get to know the values, not the argument's location. So if a function changes an argument value, it does not change the parameter's original value. So changes to argument are not visible, reflected outside the function. Objects are passed by reference. In JavaScript, object reference are values. Because of this, object will behave like they are passed by reference. If a function changes an object property, it changes the original value. So changes to object properties are visible, reflected outside the function. अब बात करते हैं फंक्शन इन्वोकेशन की, कॉल कैसे होते हैं। The code inside a JavaScript function will execute when something invokes it. So invoking a JavaScript function, the code inside a function is not executed when the function is defined. The code inside a function is executed when the function is invoked. It is common to use the term call a function instead of invoke a function. It is also common to say call upon a function, start a function, or execute a function. So in this tutorial we will use invoke because a JavaScript function can be invoked without being called. So हमने यहाँ पर क्या होना है, एक फंक्शन माई फंक्शन, उसके अंदर दो पैरामीटर a और b, और हमने रिटर्न कराया a मल्टीप्लाई b, और फंक्शन हमने इन्वॉक कहाँ करा दिया, फंक्शन के जस्ट बाद में। तो आपको रिजल्ट इसका इमीडिएट उसके बाद में रिटर्न हो जाएगा। तो हमने क्या करा, यहाँ पर डेमो के अंदर हमने इसको डाला, तो आईडी में हमने लिखा माई फंक्शन नेम, और जो भी वैल्यू आप लिखना चाहते हो वो मल्टीप्लाई होकर आपको उसका रिजल्ट रिटर्न आ जाएगा। द फंक्शन अबव डज नॉट बिलोंग टू एनी ऑब्जेक्ट, बट इन जावास्क्रिप्ट देयर इज ऑलवेज अ डिफॉल्ट ग्लोबल ऑब्जेक्ट। So in HTML, the default global object is the HTML page itself. So the function above belong to the HTML page. In a browser, the page object is the browser window. The function above automatically becomes a window function. So note करने वाली चीज़ क्या है? This is a common way to invoke a JavaScript function, not a very good practice. Global variables, methods, or functions can easily create name conflicts and bugs in the global object. So my function and window.my function is the same function, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है।
क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन क्या होता है, विंडो ऑब्जेक्ट का पार्ट होता है। जैसे हमने पढ़ा था ना, विंडो डॉट अलर्ट, अलर्ट लिखो या विंडो डॉट अलर्ट लिखो, आउटपुट एक ही आना है। नेक्स्ट, इफ y इज नॉट पास्ड और अनडिफाइंड देन y इक्वल टू 10। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा a और b, और हम यहाँ पर जाके डिफाइन कर रहे हैं a मल्टीप्लाई b, और हम लोग यहाँ पर इसको चेक कर पा रहे हैं, ये हमें 20 हमें रिटर्न आ रहा है इस केस में। इसी तरह से व्हाट इज दिस, तो जावास्क्रिप्ट में दिस भी कीवर्ड है अपना। इन जावास्क्रिप्ट द दिस कीवर्ड रेफर्स टू एन ऑब्जेक्ट, जिसके लिए भी वो आप काम करें। जैसे बटन के ऊपर आपने कहा दिस डॉट, जो भी आप आगे करना अलर्ट, जो भी आप निकालना चाहो, हम लिख रहे हैं द दिस कीवर्ड रेफर्स टू। जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास एक पैराग्राफ है और आप जावास्क्रिप्ट से उस पर कुछ लिखना चाह रहे हो, तो आप उसको देते हो आईडी। बट अगर मैं आईडी से उसमें डेटा नहीं डालना चाहता हूँ, मैं सीधे जाकर लिख देता हूँ उसके ऊपर दिस डॉट इनर HTML, तो सीधे उस पर लिख जाएगा वो, दिस से सेल्फ ऑब्जेक्ट पे काम करेगा। सो द दिस कीवर्ड रेफर्स टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डिपेंडिंग ऑन हाउ इट इज़ यूज्ड। So in an object method, this refers to the object alone, this refers to the global object. So in a function, this refers to the global. In a function in strict mode, this is undefined. In an event, this refers to the element that received the event, and methods like call, apply and bind can refer this to any object. So this is not a variable, this is a keyword, and you cannot change the value of दिस द ग्लोबल ऑब्जेक्ट। अब इसका मैं जैसे एक एग्जांपल अगर आपको समझाना चाहूँ, तो मैं यहाँ पर डेमो डॉट HTML बना देता हूँ और यहाँ हम जाके लिख देंगे HTML5। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक मार्क्यू, मैंने इस तरह से डिफाइन किया। फाइल को ब्राउज़र में जब चेक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। टेक्स्ट एनिमेट हो गया है। अब मैं कहता हूँ कि माउस ले आने में रुक जाए, तो आप क्या लिखेंगे, ऑन माउस ओवर दिस डॉट स्टॉप एंड ऑन माउस आउट दिस डॉट स्टार्ट। अब समझ आई बातचीत। अब ये देखो माउस जाते हटाते, समझ गए, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। चलिए बात करें द ग्लोबल ऑब्जेक्ट। सो व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड विदाउट एन ऑनर ऑब्जेक्ट, द वैल्यू ऑफ दिस बिकम्स द ग्लोबल ऑब्जेक्ट। सो इन अ वेब ब्राउजर द ग्लोबल ऑब्जेक्ट इज द ब्राउजर विंडो, जिसको बोलते हैं बोम। दिस एग्जाम्पल रिटर्न्स द विंडो ऑब्जेक्ट एज द वैल्यू ऑफ दिस। तो हमने लिखा लेट x इक्वल टू माई फंक्शन, और हम लोग यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं दिस। तो क्या रिटर्न आया मुझे, ऑब्जेक्ट विंडो, क्योंकि हमने यही तो पढ़ा थ्योरी में कि भाई ग्लोबल फंक्शन तो क्या हो गया आपका, विंडो ऑब्जेक्ट को टारगेट करता है फिर ये उस केस में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। So invoking a function as a global function causes the value of this to be the global object. So using the window object as a variable can easily crash your program. तो कभी भी हमें इस तरह से काम नहीं करना जैसे हमने यहाँ पर किया है, return this. Invoking a function as a method in JavaScript, you can define functions as object method. So the following examples create an object my object with two properties first and last name and a method full name. हमने यहाँ पर अपना बनाया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में फर्स्ट नेम जॉन, लास्ट नेम डोए। हमने अपना एक फंक्शन बनाया फुल नेम, और हमने रिटर्न करा दिस डॉट फर्स्ट नेम दिस डॉट लास्ट नेम। इस केस में आपको आउटपुट जो है वो जॉन डोए इस तरह से रिटर्न आ जाएगा। तो हमने क्या लिखा, माई ऑब्जेक्ट डॉट फुल नेम। फुल नेम के अंदर हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो दिस से हमारा काम हो गया, ऑटोमेटिकली उसने यहाँ से ले लिया। The full name method is a function. The function belongs to the object. My object is the owner of the function. The
thing called this is the object that owns the JavaScript code. So in this case, the value of this is my object. So test it, change the full name method to return the value of this. तो हम यहाँ पर this करेंगे और अब आप यहाँ देखो क्या रिटर्न आ रहा है मुझे, ऑब्जेक्ट विंडो की जगह पर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट. तो यानी कि माई ऑब्जेक्ट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है अपने आप में, तो ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा आपको उस केस में. Invoking a function as an object method cause the value of this to be the object itself. बात करेंगे invoking a function with the constructor. If a function invocation is preceded with the new keyword, it is a constructor invocation. So it looks like you create a new function, but since the functions are object, you actually create a new object. So functions, my function argument 1 argument 2, हमने लिखा this dot first name argument 1, this dot last name argument 2, हमने लिखा constant my object equal to new my function John Doe, और आप यहाँ से my object dot first name अगर रिटर्न करेंगे तो आपको John जो है वो रिटर्न आएगा इस केस में. A constructor invocation creates a new object. The new object inherits the properties and methods from its constructor. So this keyword in the constructor does not have a value. The value of this will be the new object created when the function is invoked. Next आता है function में call, यानी कि reuse कैसे कराया जाए. Method reuse. With the called method, you can write a method that can be used on different objects. So all function are methods. In JavaScript, all function are object methods. So if a function is not a method of a JavaScript object, it is a function of global object, जो कि हमने previous file में देखा हुआ है. So the example below creates an object with 3 properties: first name, last name, full name, जो कि अभी हम लोगों ने प्रीवियस फाइल में काम किया था, और जब हम लोगों ने फुल नेम को रिटर्न किया था तो मुझे फुल नेम रिटर्न आ गया था उस केस में. सो इन द एग्जांपल ऑफ दिस रेफर्स टू द पर्सन ऑब्जेक्ट. ये जो दिस है ये पर्सन ऑब्जेक्ट को बिलोंग कर रहा है जो हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं. ठीक है, दिस डॉट फर्स्ट नेम, दिस डॉट लास्ट नेम, तो ये पर्सन ऑब्जेक्ट को बिलोंग कर रहे हैं. सेम एज दिस डॉट फर्स्ट नेम मीन्स द फर्स्ट नेम प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन. व्हाट इज दिस? तो ये दिस अगेन वही है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. बात करते हैं जावास्क्रिप्ट कॉल मेथड. The call method is a predefined JavaScript method. It can be used to invoke, means call a method with an object as an argument parameter. So with call, an object can use a method belonging to another object. So this example calls the full name method of person using it on. So in this example हमने बनाया constant person, full name, हमने फंक्शन डिक्लेयर किया, रिटर्न दिस डॉट फर्स्ट नेम, दिस डॉट लास्ट नेम. पर्सन ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, पर्सन टू ऑब्जेक्ट यहाँ पर है. हमने फर्स्ट नेम जॉन डोए, लास्ट नेम मैरी डोए हमने डिफाइन किया. हम लिख रहे हैं पर्सन डॉट फुल नेम डॉट कॉल पर्सन 1, तो पर्सन 1 आपका वर्क कर जाएगा. अगर आप लिखेंगे कॉल के अंदर पर्सन 2 तो पर्सन 2 का रिजल्ट आपको रिटर्न आएगा उस केस में. कैसे लिखेंगे? अगर आप लिखते हैं पर्सन 1 डॉट फुल यहाँ पर फर्स्ट नेम, तब आपका काम करेगा. पर्सन 1 डॉट फुल नेम अगर आप लिखेंगे तो काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ तो पर्सन ऑब्जेक्ट है ना, पर्सन में फुल नेम हम लोग रिटर्न कर रहे हैं. लेकिन हो क्या रहा है कि कॉल करने से इसकी वैल्यू इसमें पास कर पा रहे हैं हम लोग, इसकी वैल्यू यहाँ पास कर पा रहे हैं. तो यानी कि अगर आपको अलग अलग ना लेके एक जगह पर नेम निकालना है तब आप इसका यूज़ करोगे और इसका डेटा इसमें पास कर दोगे. So this example calls the full name method of person using it on person 2. तो जैसे मैं person 2 लिखूँगा तो person 2 का रिजल्ट मुझे रिटर्न आ जाएगा. तो यहाँ मैंने person 1 को ट्राई किया, यहाँ मैंने person 2 को ट्राई किया. दोनों ऑब्जेक्ट को मैं person ऑब्जेक्ट से फैच कर पा रहा हूँ. The call method with arguments can accept argument. So हमने यहाँ पे लिखा constant person, full name function, city and country. मुझे 2 चीज़ें और डालनी है उसमें. हमने लिखा रिटर्न दिस डॉट फर्स्ट नेम, रिटर्न दिस डॉट लास्ट नेम प्लस सिटी प्लस कंट्री. अब हमने यहाँ पे लिखा पर्सन 1 जिसका नेम है जॉन डोए, हमने लिखा पर्सन डॉट फुल नेम, ठीक है, डॉट कॉल. अब ये फुल नेम डॉट हमने लिखा कॉल, कॉल के अंदर पर्सन 1 को हम लोग पास करें. 2 चीज़ें हमने और जो बताई हैं सिटी और कंट्री, वो मैं यहाँ से दे रहा हूँ, ऑस्लो एंड नॉर्वे. तो आपको देखो चारों डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएंगे. फिर आता है फंक्शन में अप्लाई.
With the apply method, you can write a method that can be used on different object. The apply method is similar to the call method. So in this example, the full name method of person is applied on person 1. So हम यहाँ पर एक अपना बना रहे हैं पर्सन ऑब्जेक्ट जिसमें फुल नेम के नाम से हमने एक फंक्शन बनाया और रिटर्न किया हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को दिस की हेल्प से। तो ये वाला जो डेटा है वो आपका इस पर अप्लाई हो जाएगा। तो जब आप आउटपुट देखेंगे तो पर्सन 1 देखिए वर्क कर रहा है आपका। द डिफरेंस बिटवीन कॉल एंड अप्लाई, दोनों में क्या डिफरेंस है? आउटपुट दोनों ने सेम ही दिया मुझे। द कॉल मेथड टेक आर्ग्यूमेंट सेपरेटली बट अप्लाई मेथड टेक्स आर्ग्यूमेंट एज एन एरे। ठीक है, ये एरे की तरह से इसने डेटा को लिया है और जो हमने पहले कॉल पढ़ा था वो आर्ग्यूमेंट्स की तरह से देता है सेपरेटली। सो द अप्लाई मेथड इज़ वेरी हैंडी इफ़ यू वांट टू यूज़ एन एरे इंस्टेड ऑफ एन आर्ग्यूमेंट लिस्ट। ठीक है, तो उस केस में आपने कॉल का यूज़ ना करके अप्लाई का यूज़ करना है अगर आपने एरे की हेल्प से काम करना है। सो द अप्लाई मेथड विद आर्ग्यूमेंट्स इज़ एन एरे। तो हमने यहाँ पर डिफाइन किया जैसे सिटी एंड कंट्री, और हम जब यहाँ पर जाकर डेटा डालेंगे तो पहले हमने क्या लिखा था, कॉमा लगा के पास कर दिया था आर्ग्यूमेंट की तरह। अब डेटा देखो कैसा आ रहा है, एरे की तरह। तो पहले क्या था, पर्सन 1 हमने कॉल किया था, उसके बाद में हमने सिटी का नेम ओस्लो नॉर्वे कॉमा लगा के लिख दिया था डायरेक्टली। इस बार एरे में डेटा हमारा अवेलेबल है और ये काम कर रहा है आपका सेम रिजल्ट। सो कंपेयर्ड विद कॉल, तो कॉल में आपने कैसे लिखा था, इस तरह से, इसमें एरे की तौर से सेम रिजल्ट। Simulate a max method on arrays, so you can find the largest number in a list of numbers using the math.max method। तो हमने यहाँ पर लिखा math.max 1 2 3, तो अब मैक्सिमम नंबर क्या है 3, तो ये आपको 3 रिटर्न करेगा इस केस में। ठीक है, नेक्स्ट, since JavaScript array do not have a max method, you can apply the math.max method instead। तो आप लिखेंगे math.max.apply, यहाँ पर हमने लिखा नल और अंदर हमने पास किया 1 2 3, तो ये भी आपको 3 ही रिटर्न करेगा इस केस में। द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट नल डज नॉट मैटर, इट इज़ नॉट यूज इन दिस एग्जाम्पल, दीज एग्जाम्पल्स विल गिव द सेम रिजल्ट एज वेल। तो हमने लिखा है यहाँ पर मैथ नल की जगह पर, देखो तब भी आपको सेम ही आउटपुट मिल जाएगा इसका। डिफरेंस कुछ नहीं, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि आपको लिखना, ये ऑप्शनल है। ठीक है, लिखो या मत लिखो, और अगर मैं खाली छोड़ दूं तो भी मुझे रिटर्न करेगा 3। मैक्सिमम नंबर निकालने की बात हो रही है, पर मैक्सिमम को ढूंढ रहा है उसको मतलब ही नहीं। यहाँ पर जैसे 0 लिखा है, ये भी आपको 3 रिटर्न करेगा इस केस में। सो जावास्क्रिप्ट स्ट्रिक्ट मोड, इफ़ द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ द अप्लाई मेथड इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, इट बिकम्स द ऑनर ऑब्जेक्ट ऑफ द इन्वॉक्ड फंक्शन। इन नॉन स्ट्रिक्ट मेथड इट बिकम्स द ग्लोबल ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आता है बाइंड। इसको बोलते हैं फंक्शन बोरिंग, यानी कि मेरे पास मल्टीपल फंक्शन है, मैं किसी एक फंक्शन बोरो करके किसी एक प्रोग्राम में ऐड कर रहा हूँ। सो विद द बाइंड मेथड एन ऑब्जेक्ट कैन बोरो अ मेथड फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट। दीज एग्जाम्पल बिलो क्रिएट्स 2 ऑब्जेक्ट पर्सन एंड मेंबर। द मेंबर ऑब्जेक्ट्स बोरो द फुल नेम मेथड फ्रॉम द पर्सन ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास पर्सन ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फुल नेम हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं इसमें। एक हमने बनाया मेंबर, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। हम यहाँ लिख रहे हैं लेट फुल नेम इक्वल टू पर्सन डॉट, पर्सन ऑब्जेक्ट है डॉट फुल नेम को हम बाइंड कर रहे हैं किसके ऊपर, तो हेग निल्सन। आपको यहाँ पर रिजल्ट आ गया इसका। हमने क्या लिखा, मेंबर। तो अब मान लो आपके पास कोई और दूसरा है तो जिसका भी नाम आप रखना चाहो यहाँ पर डिफाइन करके बनाते जाओ और यहाँ पर पास करते जाओ ना। बाइंड करने से नेम तो चेंज हो ही गया क्योंकि हमने मेंबर को पास किया है, बट इसने क्या करा, इस नेचर को इसको दे दिया। ठीक है, फुल नेम का जो नेचर है वो इसको मिल गया। प्रिजर्विंग दिस, sometimes the bind method has to be used to prevent losing this. So in the following example, the person object has a display method. So in the display method, this refers to the person object. So हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं जॉन डॉट डिस्प्ले, हमने एक बनाया अपना की और हमने इसके अगेंस्ट बनाया एक फंक्शन लेट एक्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी डेमो, और उसमें हम लोग लिख रहे हैं एक्स डॉट इनर एस्टिमल दिस डॉट फर्स्ट नेम दिस डॉट लास्ट नेम। तो पर्सन डॉट डिस्प्ले जब आप कॉल करेंगे तो ये आपको जॉन डे रिटर्न करेगा उस केस में। सो व्हेन अ फंक्शन इज यूज्ड एज अ कॉल बैक, दिस इज लॉस्ट।
This example will try to display the person name after 3 seconds, but it will display undefined instead. क्या रिटर्न आ रहा है? Undefined. So the bind method solve this problem. So in the following example, the bind method is used to bind person dot display to person. This example will display the person name after 3 seconds. तो इस केस में अगर आप देखेंगे let display equal to person dot display dot bind, आपका रिजल्ट आ जाएगा. ठीक है. सो अगेन दिस की कहानी वही है जो आप पढ़ चुके हो. नेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट क्लोजर्स. जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स कैन बिलोंग टू द लोकल स्कोप और द ग्लोबल स्कोप. पढ़ चुके हैं हम लोग. ग्लोबल वेरिएबल्स कैन बी मेड लोकल प्राइवेट विद क्लोजर्स. Closures make it possible for a function to have private variable. So local variables is a private variable defined inside a function. A function can access all variables in the local scope. So a is a local variable defined inside the function. तो ये local हो गया. ठीक है. तो हमने लिखा a equal to 4. हमने यहाँ पर क्या बोला? रिटर्न करो a मल्टीप्लाई a, तो 16 आपको रिटर्न आएगा. तो रिटर्न करें यहाँ से 16. ग्लोबल वेरिएबल के केस में क्या होगा? ए ग्लोबल वेरिएबल इज अ पब्लिक वेरिएबल डिफाइंड आउटसाइड अ फंक्शन. अ फंक्शन कैन एक्सेस ऑल वेरिएबल्स इन द ग्लोबल स्कोप. यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी रखी हमने? 4. तो यहाँ पर हमने लिखा डायरेक्ट ए मल्टीप्लाई ए, तब भी आपका 16 रिजल्ट रिटर्न कर देगा. इन अ वेब पेज ग्लोबल वेरिएबल्स बिलोंग टू द पेज. ग्लोबल वेरिएबल्स कैन बी यूज्ड और चेंज्ड बाय ऑल स्क्रिप्ट्स इन द पेज. So a local variable can only be used inside the function where it is defined. It is private and hidden from other functions and other scripting code. So global and local variables with the same name are different variables. Modifying ones does not modify the other. So undeclared variables created without a keyword where let constant are always global even if they are created inside a function. So the variable a is a global variable because it is undeclared. So function my function a equal to 4. अगर हम लोग यहाँ डिफाइन करें और कोड में जाके अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमने क्या लिखा इसमें a इक्वल टू 4. लेकिन जब मैंने माई फंक्शन को प्रिंट किया तो हमने लिखा कि भाई a की a से मल्टीप्लाई कर दो. तो यहाँ पर देख सकते हो हम अंदर वाले को बाहर ला के यहाँ पर मल्टीप्लाई करा पा रहे हैं इस तरह से. वेरिएबल लाइफ टाइम. Global variable live until the page is discarded. Like when you navigate to another page or close the window, तब तक variable जो है आपका functional रहेगा. Local variable have short life. They are created when the function is invoked and deleted when the function is finished. जैसे कि counter dilemma. So dilemma क्या होता है? Basically एक भ्रम. ठीक है. जैसे suppose you want to use a variable for counting something and you want this counter to be available to everyone, all functions. You could use a global variable and a function to increase the number. So a variable a is global variable because it is undeclared. तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जैसे हमने बनाया काउंटर 0 फंक्शन ऐड हमने बनाया, उसमें लिखा +1 का इंक्रीमेंट हो काउंटर की वैल्यू में और मैंने लिखा ऐड और जब आप इसको चलाएंगे तो ये आपका 3 रिटर्न करेगा उस केस में. अभी 3 कैसा है रिटर्न यहाँ पर? तो हमने ऐड को कितनी बार कॉल किया? तो द काउंटर शुड नाउ बी आपका 3. तो द काउंटर इज, अब जब आप काउंटर को कॉल करेंगे तो काउंटर वैल्यू 3 बार चलने के बाद में अपडेट होकर 3 हो चुकी है. सो देयर इज अ प्रॉब्लम विद द सॉल्यूशन अबव. एनी कोड ऑफ द पेज कैन चेंज द काउंटर विदाउट कॉलिंग ऐड. सो द काउंटर शुड बी लोकल टू ऐड फंक्शन टू प्रिवेंट अदर कोड फ्रॉम चेंजिंग इट. सो द वेरिएबल ए इज अ ग्लोबल वेरिएबल बिकॉज इट इज़ अनडिक्लेयर्ड. तो हम यहाँ पर जाके इस बार अगर देखेंगे रन करके तो हमें रिटर्न क्या आ रहा है? 0. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर हमने काउंटर को डिफाइन किया इस और हमने इस बार लेट काउंटर इक्वल टू क्या रखा अंदर 0 और काउंटर की वैल्यू में +1 का इंक्रीमेंट. ठीक है. तो क्या जब मैं यहाँ पर इसको बार बार इसको कॉल करूँगा ऐड को तो ये यहाँ पर जब आप चेक करने जाओगे काउंटर तो काउंटर का डेटा अपडेट नहीं हो पाएगा क्योंकि वो यहाँ से है इस बार. So it did not work because we display the global counter instead of the local counter. So we can remove the global counter and access the local counter while letting the function return it. तो इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि काउंटर यहाँ भी काउंटर यहाँ भी, तो दो जगह क्लैश हो रहा है ना.
ये डेटा तो यहाँ से इसमें +1 हो कर दिया हमने 3 बार चलाया ऐड को, लेकिन क्या हो रहा है कि बाहर वाला जो है वो लोकल वाले को रिप्लेस कर रहा है। लेकिन इस एग्जांपल में जब हम लोग चलाएंगे तो यहाँ पर आप देखो द काउंटर इज़ 1 मुझे रिटर्न आ रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? द वेरिएबल ए इज़ अ ग्लोबल वेरिएबल बिकॉज इट इज़ अनडिक्लेयर्ड। तो हमने यहाँ पर डिफाइन किया फंक्शन ऐड, लेट काउंटर की वैल्यू 0, काउंटर में +1 कंटिन्यू और रिटर्न कर दो काउंटर की वैल्यू। अब हम ये लिख रहे हैं लेट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू ऐड, x इक्वल टू ऐड, x इक्वल टू ऐड। तो हम लोग तीनों बार ऐड कर रहे हैं ना x में, तो ऐड की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ पर ये आपको क्या रिटर्न करेगा? हर बार एक ही रिटर्न करेगा। बट अगर मैं लिखा था x प्लस इक्वल टू ऐड प्लस इक्वल टू ऐड तो ये मुझे 3 रिटर्न करता उस केस में। सो इट डिड नॉट वर्क बिकॉज वी रीसेट द लोकल काउंटर एवरी टाइम वी कॉल द फंक्शन। A JavaScript inner function can solve this. So JavaScript nested function, all functions have access to the global scope. In fact, in JavaScript, all functions have access to the scope above them. So JavaScript supported nested function. Nested functions can access the scope above them. So the inner function plus has access to the counter variable in the parent function. हमने बनाया function add, counter हमने बनाया 0, हमने एक फंक्शन बनाया प्लस, उसमें काउंटर की वैल्यू को हमने बोला +1, प्लस को हमने प्रिंट करा, रिटर्न करा हमने काउंटर। अब जब आप इसको चलाओगे तो ये आपका 1 की वैल्यू रिटर्न कर रहा है इस तरह से। अब आप जितनी बार अंदर आप उसमें इंक्रीमेंट कराते जाओगे बाहर उतनी बार वो वर्क करेगा। जैसे प्लस एक बार लिखा, प्लस दूसरी बार लिखा, तीसरी बार लिखा, तो यहाँ पर काउंटर क्या होगा? अपडेट होगा 1 2 3 4 5 इस तरह से। सो दिस कुड हैव सोल्व द काउंटर डिलेमा इफ वी could reach the plus function from the outside. We also need to find a way to execute counter equal to 0 only once. So solution क्या? We need a closer. So हम यहाँ पर लिखेंगे my counter let counter equal to 0 return function, काउंटर की वैल्यू प्लस प्लस और यहाँ से रिटर्न किया हमने काउंटर को और हमने इसको बंद कर दिया। हमने लिखा कांस्टेंट ऐड इक्वल टू माई काउंटर, हमने ऐड को मल्टीपल टाइम लिखा। अब जब आप इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देखें काउंटर की वैल्यू इस तरह से इंक्रीज होती जाएगी। So the variable add is assigned to the return value of a function. The function only runs once. It sets to counter to 0 and returns a function expression. This way add become a function. The wonderful part is that it can access the counter in its parent scope. This is called a closer. It makes it possible for a function to have private variable. The counter is protected by the scope of the myCounter function and can only be changed using the add function. So conclusion, a closer is a function that has access to the parent scope after the parent function has closed. So closer has historically been used to create private variable, preserve state between functions call, simulate block scoping before let and constant existed, and implement certain design patterns like currying and memoization. Note, old JavaScript code will often contain closure, but modern JavaScript will not use closure as frequently as before. So ECMAScript 2015 as subsequent JavaScript version have introduced a new language feature that provide alternative to closure. So while closure are a powerful concept in JavaScript, so new JavaScript feature make some use cases to closure less necessary. तो ये थे आपके फंक्शंस जो हमने और एडवांस लेवल पर समझे हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लास। हमारी हेडिंग हम चेंज करना भूल गए इसमें, इसका नाम है जावास्क्रिप्ट क्लास। सो ECMAScript 2015 also known as ES6 introduced JavaScript classes. So JavaScript classes are templates for JavaScript object. So JavaScript class syntax use the keyword class to create a class and always add a method named constructor. So class, so जैसे कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं अच्छा ये भी पुराना फाइल का मेरा आ गया, इसमें मुझे हटाना पड़ेगा। तो क्लास कीवर्ड है आपका प्री डिफाइंड, क्लास का नेम यूजर डिफाइंड होता है, लेकिन ऑलवेज ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपने कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना है।
देन यहाँ पर आप लिखेंगे क्लास कार, कंस्ट्रक्टर है जैसे कि नेम एंड ईयर, हमने लिखा दिस डॉट नेम नेम एंड दिस डॉट ईयर में ईयर को हमने कॉल किया. सो द एग्जाम्पल अब क्रिएट्स अ क्लास नेम्ड कार. इसको मैं सही कर ही लेता हूँ हैंड टू हैंड, अच्छा नहीं लग रहा देखने में. So the example of creates a class named car and the class has two initial properties, name and year. A JavaScript class is not an object, it is a template of JavaScript object. So using a class, when you have a class you can use the class to create objects. So हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया अपना constant my car 1 और जो आपने क्लास का नेम रखा था कार, अब वो क्या बन गया न्यू कार. कार का नेम है फोर्ड, मॉडल है 2014. दूसरी है ऑडी जिसका मॉडल ईयर है 2019. तो आप यहाँ देख सकते हैं फोर्ड और ऑडी. जब मैं यहाँ पर इन दोनों का डेटा फैच कर रहा हूँ, माई कार 1 डॉट नेम, ठीक है, माई कार 2 डॉट नेम, तो हमें दोनों का नेम रिटर्न आ रहा है इस तरह से. So the example above use the car class to create two car object. The constructor method is called automatically when a new object is created. The constructor method is a special method. It has to have the exact name constructor. Constructor is a predefined. आप जैसे मैंने यहाँ लिखा है वैसे ही डिफाइन करना है, ठीक है. It is executed automatically when a new object is created. It is used to initialize object properties. So if you do not define a constructor method, JavaScript will add an empty constructor method. Next, class methods. Class methods are created with the same syntax as object methods. So use the keyword class to create a class. Always add a constructor method, then add any number of methods. सो जैसे कि हमने डिफाइन किया क्लास का नेम, कंस्ट्रक्टर में आपको जो वैल्यू रखनी रखिए, मेथड 1 2 3 4 5 जितने बनाते जाइए. सो क्रिएट अ क्लास मेथड नेम एज दैट रिटर्न्स द कार एज. सो हमने बनाया यहाँ पर कार, कंस्ट्रक्टर नेम एंड ईयर, दिस डॉट नेम में नेम, ईयर में ईयर. हमने बनाया एज मेथड और हम यहाँ लिख रहे हैं कॉन्स्टेंट डेट इक्वल टू न्यू डेट और रिटर्न करेंगे डेट डॉट गेट फुल ईयर माइनस दिस ईयर. सो अब क्या होगा जब मैं यहाँ पर लिखूंगा कांस्टेंट माई कार न्यू कार फॉर 2014, तो ये करंट ईयर में से लेस करके बता देगा कितनी आपके व्हीकल की एज हो चुकी है ना, इस तरह से. सो यू कैन सेंड पैरामीटर्स टू क्लास मेथड्स. तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा इस तरह से डिफाइन किया एज को हम पैरामीटर की तरह से देखेंगे. हमने लिखा एज एक्स, हमें नहीं पता क्या है एक्स, तो एन भी लिख सकते हैं, एन नंबर ऑफ, हमें नहीं पता. रिटर्न एक्स माइनस दिस ईयर, हमने लिखा कांस्टेंट डेट न्यू डेट, हमने लिखा लेट ईयर इक्वल टू डेट डॉट गेट फुल ईयर. हम लिखेंगे कांस्टेंट माई कार न्यू कार, हमारा फोर्ड मॉडल है, ईयर ये है. हमने लिखा यहाँ से माई कार डॉट एज और ईयर जो है वो हम इसमें बता देंगे अपना. तो ईयर जो आपका वेरिएबल है वो ये है, ठीक है, जिससे हम लोग करंट डेट को निकाल रहे हैं. तो 2025 में से 2014 को माइनस करके ये तब भी आपको सेम रिजल्ट ही रिटर्न करेगा. बात करते हैं ब्राउज़र सपोर्ट. तो 2015 के बाद मैक्सिमम 16 के बाद सभी वेब ब्राउज़र क्लास को अलाउ करते हैं. बात करेंगे यूज स्ट्रिक्ट. सो ये द सिंटैक्स इज मस्ट स्ट्रिक्ट मोड यू विल गेट. ये गलत आ गया इस फाइल के अंदर, स्ट्रिक्ट इसमें नहीं आएगा. गलत है इसमें. चलिए तो दूसरा देखते हैं क्लास में इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस बड़े कमाल की चीज़ है. जैसे मेरे पास क्लास है कार, दूसरी क्लास क्या है मॉडल. मॉडल के अंदर मैं कार को एक्सटेंड कर रहा हूँ. कैसे करेंगे? टू क्रिएट अ क्लास इनहेरिटेंस यूज द एक्सटेंड कीवर्ड. अब जैसे कल को आगे भविष्य में जाकर आप रिएक्ट वगैरह सीखोगे तो वहाँ पर तुम्हें क्लास में एक्सटेंड वगैरह सब समझ में आएंगी चीज़ें, या PHP पढ़ोगे उसमें चीज़ें आती हैं. A class created with a class inheritance inherits all the methods from another class. So create a class named model which will inherit the method from the car class. तो यहाँ का मेथड हम यहाँ एक्सेस करने वाले हैं.
तो मेरे पास क्लास है जिसमें मैंने बनाया कंस्ट्रक्टर, नेम है ब्रांड, दिस डॉट कार नेम इक्वल टू ब्रांड, रिटर्न करें आई हैव अ दिस डॉट कार नेम, जो भी आप नीचे डिफाइन करोगे ऑब्जेक्ट में वो रिटर्न हो जाएगा। हमने एक दूसरा बनाया क्लास मॉडल और उसमें एक्सटेंड कर रहे हैं कार वाली क्लास को। तो आपने यहाँ लिखना है कंस्ट्रक्टर, देखो ब्रांड आपने यहाँ डिफाइन किया, लेकिन जब एक्सटेंड करोगे तो ब्रांड आपको दोबारा बताना पड़ेगा। प्लस क्या है मॉडल, हमने लिखा सुपर, सुपर हमें हमने क्या कॉल करा है ब्रांड। जब भी कोई क्लास किसी क्लास में एक्सटेंड होगी तो सुपर वहाँ पर आंख बंद करके लगाना है आपने। अब ये इसके कंस्ट्रक्टर की वैल्यू को यहाँ पर ले आएगा इसके अंदर। इसके बाद यहाँ पर आपने लिखना है दिस डॉट मॉडल इक्वल टू मॉडल, जैसे हमने यहाँ लिखा दिस डॉट कार नेम इक्वल टू ब्रांड, शो करेंगे रिटर्न दिस डॉट प्रेजेंट मेथड को हमने देखो यहाँ कॉल करा लिया, इट इज़ अ दिस डॉट मॉडल जो कि मैं इस मॉडल से भेजूँगा। हमने लिखा लेट माई कार। अब अगर आपने कार को मॉडल में एक्सटेंड किया तो आपको कार वाली क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, आप क्या लिखेंगे सीधे लेट माई कार न्यू मॉडल, ठीक है, फोर्ड इसका हो गया ब्रांड, मस्टैंग मॉडल हो गया हमारा, ठीक है। तो जब आप कार माई कार डॉट शो को रन करेंगे तो ये भी आएगा और ये भी आएगा। देखो आई हैव अ फोर्ड एंड इट इज़ अ मस्टैंग। तो यहाँ देखो मैंने दोनों का पर्पस बताया हुआ है, यूज द एक्सटेंड कीवर्ड टू इनहेरिट ऑल मेथड फ्रॉम अनदर क्लास एंड यूज द सुपर मेथड टू कॉल द पेरेंट कंस्ट्रक्टर फंक्शन। तो यानी कि इस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर था मेरा वो इसमें कॉल हो गया, तो सुपर तब लगाया जाता है। द सुपर method refers to the parent class. By the calling super method in the constructor method, we call the parent constructor method and gets access to the parent properties and methods. Inheritance is useful for code reusability, reuse properties and methods of an existing class when you create a new class. इसी को हम बोलते हैं UPS, Object Oriented Programming, ठीक है। तो getter and setter की बात करेंगे। Classes also allow you to use getters and setters. So it can be smart to use getters and setters for your properties, especially if you want to do something special with the value before returning them or before you set them. To add getters and setters in the class, use the get and set keywords. So create a getter and a setter for the car name property. हमने यहाँ पर बनाया अगेन कार के नाम से क्लास टेम्पलेट, कंस्ट्रक्टर में बनाया है यहाँ पर ब्रांड एंड दिस डॉट कार नेम इक्वल टू ब्रांड हमने डिफाइन किया। इसके बाद हमने मेथड बनाया गेट और हमने बनाया यहाँ पर सेट। गेट में हमने लिखा सी नेम मतलब कार नेम, रिटर्न करो दिस डॉट कार नेम। सेट में हमने डिफाइन किया सी नेम, कार का नेम सेट करना है एक्स में एंड दिस डॉट कार नेम एक्स पैरामीटर में हमें बताना है। हमने लिखा कॉन्स्टेंट माई कार, इसके अंदर हमने क्या कॉल करा न्यू कार, और कार का हमने नेम क्या सेट करा फोर्ड। ये हुआ सेट और ये हो गया गेट। तो जब आप माई कार डॉट सी नेम लिखोगे तो ये आपको जो आपने इसमें सेट किया वो रिटर्न कर देगा डेटा। देखो आ गया फोर्ड। नॉट इवन इफ द गेटर इज अ मेथड यू डू नॉट यूज पैरेंथेसिस व्हेन यू वांट टू गेट द प्रॉपर्टी वैल्यू। तो आपको यहाँ पे बनाना ब्रैकेट का यूज नहीं करना है, भले से आपको फंक्शन की तरह दिख रहा है क्योंकि मेथड्स को डायरेक्ट लिखा जाता है। द नेम ऑफ द गेटर सेटर मेथड कैन नॉट बी the same as the name of the property in this case car name. Many programmers use an underscore character before the property name to separate the getter setter from the actual property. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर डिफाइन करें दिस डॉट अंडरस्कोर कार नेम इक्वल टू ब्रांड, पहले वाले हमने डायरेक्ट लिखा था दिस डॉट कार नेम। फिर हम लोग यहाँ पर रिटर्न में भी करें दिस डॉट अंडरस्कोर कार नेम एंड दिस डॉट अंडरस्कोर कार नेम, और जब आप यहाँ पर गेट करेंगे तो ये आपकी सही प्रैक्टिस है। So using an underscore character is common practice when using getter and setter, ठीक है, बट ये मैंडेटरी नहीं है। आप डायरेक्ट यू कैन नेम देम एनीथिंग यू लाइक बट नॉट द सेम एज द प्रॉपर्टी नेम। मतलब जो मेरा यहाँ कार नेम है ये सेम नहीं होना चाहिए गेटिंग और सेटिंग में, और यहाँ पर भी डिफरेंट होना चाहिए कुछ, तो उसको यूनिक बनाओ। टू यूज़ अ सेटर टू यूज़ द सेम सिंटैक्स एज व्हेन यू सेट अ प्रॉपर्टी वैल्यू विदाउट पैरेंथेसिस। तो हम यहाँ पर डिफाइन करें दिस डॉट कार नेम इक्वल टू ब्रांड, रिटर्न कर रहे हैं हम लोग यहाँ से सेटर के अंदर वॉल्वो। आप यहाँ देखो माई कार डॉट कार नेम जब लोग प्रिंट करेंगे तो मुझे वॉल्वो इसमें रिटर्न आ जाएगा। होस्टिंग अनलाइक फंक्शन एंड अदर जावास्क्रिप्ट डिक्लेरेशन, क्लास डिक्लेरेशन आर नॉट होस्टेड, सो दैट मीन्स दैट यू मस्ट डिक्लेयर अ क्लास बिफोर यू कैन यूज इट। ऐसा नहीं कर सकते कि भाई आपने पहले रिजल्ट ले लिया और बाद में क्लास डिफाइन करने जा रहे हो, तो
यहाँ पर इसका जो सही अप्रोच है वो इस तरह से रहेगा, यू कैन नॉट यूज़ द क्लास येट, मतलब इस तरह से नहीं, आपने पहले क्लास बनाना है फिर नीचे उसको डिफाइन करना है। ऐसे नहीं कि आपने इसको ऊपर डिफाइन कर लिया पहले फिर आप जाके क्लास का टेम्पलेट बना रहे हो, क्योंकि जब क्लास बनी ही बाद में है तो पहले कैसे फैच हो जाएगी, तो ये एरर देगा आपको उस केस में। तो ध्यान रखना है, जो मेरा आउटपुट है उसके अंदर हम ऊपर वाले पार्ट को कमेंट करके नीचे चला रहे हैं। सो नाउ यू कैन यूज़ द क्लास, पहले डिक्लेयर फिर फैक्ट्स करेंगे। So for other declaration like functions, you will not get an error when you try to use it before it is declared, because the default behavior of JavaScript declaration are hoisting, moving the declaration to the top। बात करते हैं क्लास में स्टैटिक मेथड। Static method class methods are defined on the class itself, so you cannot call a static method on an object, only on an object class। So create a class named model which will inherit the method from the car class। तो ये हमारे पास कार के नाम से क्लास है जिसमें कंस्ट्रक्टर है, उसमें नेम है, हमने यहाँ पर स्टैटिक एक मेथड बनाया है और हमने क्या लिखा, हेलो। वैसे तो हेलो मेथड है बट मैंने इसके आगे स्टैटिक कीवर्ड लगाया है। अब कांस्टेंट माई कार इक्वल टू न्यू कीवर्ड फोर्ड, जब आप इसको रन करेंगे सो यू कैन कॉल हेलो ऑन द कार क्लास। हमने लिखा कार डॉट हेलो, बट नॉट अ कार ऑब्जेक्ट। आप इस तरह से नहीं लिखेंगे कि भाई माई कार डॉट हेलो, ठीक है, तो ऐसे काम नहीं करेगा। आपने क्या लिखना है, क्लास का नेम डॉट हेलो, तो ये आपको रिजल्ट रिटर्न करेगा उस केस में हेलो। So if you want to use the my car object inside the static method, you can send it as a parameter। हमने लिखा static hello x, रिटर्न करेंगे hello x dot name। तो हमने अब लिखा my car equal to new car Ford। अब आप लिखेंगे car dot hello my car। जब मैं my car को यहाँ चेक करूँगा तो मुझे इसमें hello Ford रिटर्न आना चाहिए। पहले वाले एग्जाम्पल में हमने यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखो, हमने क्या लिखा, कांस्टेंट माई कार इक्वल टू न्यू कार फोर्ड, बट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या, स्टैटिक हेलो। तो कार डॉट हेलो जब मैंने यहाँ पर लिखा तो मुझे सिर्फ हेलो रिटर्न आया। हाँ, तो जब मैं यहाँ पर लिखूँगा कार डॉट हेलो और हेलो का आगे बनाना ब्रैकेट में माई कार, तब आपका ये जो नेम है वो रिटर्न आएगा उस केस में, ठीक है। तो ये थे आपके क्लास। फिर आता है एसिंक। एसिंक और अवेट, ये भी आपका रिएक्ट वगैरह में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। छोटे छोटे टॉपिक हैं, फटाफट से देख लेते हैं इनको। सो जावास्क्रिप्ट कॉलबैक, आई विल कॉल बैक लेटर। अ कॉलबैक इज अ फंक्शन पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट टू अनदर फंक्शन। दिस टेक्निक अलाउज अ फंक्शन टू कॉल अनदर फंक्शन। अ कॉलबैक फंक्शन कैन रन after another function has finished। So function sequence, JavaScript functions are executed in the sequence they are called, not in the sequence they are defined। So this example will end up displaying goodbye। So हमने एक फंक्शन बनाया my first, my displayer इक्वल, मैंने उसमें हेलो को रिटर्न किया। अब यहाँ पर हमने एक फंक्शन और बनाया my second, my displayer में हमने क्या लिखा, गुड बाय। हम माई फर्स्ट और माई सेकंड दोनों को कॉल कर रहे हैं और हमें क्या रिटर्न आ रहा है, गुड बाय। ऐसा कैसे हो रहा है, ज़रा यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरे पास एक और फंक्शन है माई डिस्प्लेयर, जिसके अंदर एक पैरामीटर हमने पास किया सम, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिख रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डेमो इनर एचटीएमएल में सम को पास कर दो। हमने लिखा यहाँ पर माई डिस्प्लेयर और उसकी वैल्यू हमने क्या लिख दी, हेलो। और हमने यहाँ पर दूसरा बनाया माई सेकेंड और हमने माई डिस्प्ले की वैल्यू को क्या रखा है, गुड बाय, ठीक है। अब जब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे माई फर्स्ट, तो माई फर्स्ट हेलो था, हमने लिखा भाई माई सेकेंड, माई फर्स्ट क्या है, गुड बाय। तो आउटपुट तो एक ही उसमें निकल रहा है ना, तो सम जो है वो अपडेट हो गया माई सेकेंड से, तो वो गुड बाय बन गया। अगर मैं माई सेकेंड को बंद कर दूंगा तो हेलो मुझे रिटर्न आएगा उस केस में, फिर फर्स्ट आएगा। सो दिस एग्जाम्पल विल एंड अप डिस्प्ले हेलो। तो जैसे मैंने लिखा माई सेकेंड माई फर्स्ट, जो तुम कह रहे हो, तो ये देखो चेंज हो गया ना। सीक्वेंस कंट्रोल की बात करते हैं। समटाइम्स यू वुड लाइक टू हैव अ बेटर कंट्रोल ओवर टू एग्जीक्यूट अ फंक्शन। सपोज यू वांट टू डू अ कैलकुलेशन एंड देन डिस्प्लेइंग द रिजल्ट। सो यू कुड कॉल अ कैलकुलेटर फंक्शन लाइक माई कैलकुलेटर, सेव द रिजल्ट एंड देन कॉल अनदर फंक्शन माई डिस्प्लेयर टू डिस्प्ले द
रिजल्ट। सो हमने बनाया माई डिस्प्लेयर सम, आर्ग्यूमेंट है उसके अंदर, और हमने सम को यहाँ डिफाइन किया हुआ है। अब हमने बनाया कैलकुलेटर जिसके अंदर नंबर 1 नंबर 2 हमने दो पैरामीटर डिफाइन किए। हमने क्या लिखा, लेट सम इक्वल टू num1 प्लस num2 और रिटर्न करो नम की वैल्यू क्या आई टोटल हो गए। हमने लिखा लेट रिजल्ट इक्वल टू माई कैलकुलेटर और 5,5 यानी कि 10 हो गया। हमने लिखा माई डिस्प्लेयर, ठीक है, और हमने रिजल्ट वेरिएबल को उसमें कॉल कर दिया। माई डिस्प्लेयर यहाँ कॉल है तो वो रिटर्न करेगा आपको आउटपुट 10। और you could call a calculator function my calculator and let the calculator function call the display function my displayer। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, इसमें भी आपको 10 का ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं, यहाँ पर हम लोग इस तरह से डायरेक्ट भी डिफाइन कर सकते हैं। द प्रॉब्लम विद द फर्स्ट एग्जाम्पल अबव इज दैट यू हैव टू कॉल टू फंक्शंस टू डिस्प्ले द रिजल्ट। The functions with the second example is that you cannot prevent the calculator function from displaying the result. Now it is a time to bring in a callback. So JavaScript callback is a function passed as an argument to another function. So using a callback, you could call the calculator function myCalculator with a callback myCallback and let the calculator function run the callback after the calculation is finished. So हमने बनाया अपना फंक्शन myDisplayer जिसमें पैरामीटर है सम, और सम को हमने NRSTM में मैप कर दिया। अब हमने क्या लिखा, फंक्शन माई कैलकुलेटर नंबर 1 नंबर 2 और माई कॉल बैक हमने एक और अपना डिफाइन किया यहाँ पर। लेट सम इक्वल टू नंबर 1 और नंबर 2 और माई कॉल बैक में हमने सम को पास कर दिया। माई कैलकुलेटर जो हमारा फंक्शन है उसको हमने डेटा दिया 5,5 और माई डिस्प्लेयर जो हमने बना के रखा है उसको हमने यहाँ पर कॉल कर दिया। तो ये टोटल होके यहाँ पर रिजल्ट आएगा, और ये कुछ इस तरह से डिफाइन है सारी चीज़ें, है ना। So in the example above, my displayer is called a callback function. It is passed to my calculator as an argument. So when you pass a function as an argument, remember not to use parenthesis. आपको बनाना ब्रैकेट अंदर यूज़ नहीं करना है अगर आप आर्ग्यूमेंट में पास करें। तो इस तरह से चलती हैं चीज़ें। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे कांस्टेंट माई नंबर 4 1 -20 -7 5 9 -6। हम क्या कहते हैं, कॉल रिमूव नेगेटिव विद अ कॉल बैक। नेगेटिव वैल्यू हटाओ, पॉजिटिव रखनी है सब में। हमने लिखा कांस्टेंट पॉजिटिव नंबर्स इक्वल टू रिमूव नेगेटिव, और हमने लिखा माई नंबर्स x, और हमने यहाँ पर लिखा x इज ग्रेटर देन 0 को हमें रखना है यहाँ पर। सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी मैंने पॉजिटिव नंबर के नाम से हमने इसको यहाँ पर पास कर दिया वैल्यू को अपनी, जो हमने वेरिएबल बनाया था। हमने बनाया फंक्शन रिमूव नेगेटिव नंबर्स और कॉल बैक। हमने यहाँ पर माई एरे में अपना जो डेटा है एरे के अंदर डिफाइन कर लिया, और हमने क्या लिखा, कांस्टेंट x ऑफ नंबर्स इफ़ कॉल बैक इज x, तो माई एरे डॉट पुश x, और माई एरे को यहाँ से रिटर्न करो। तो यहाँ पर देखो ये सब राइट में आ गए, और क्या हो गया 4159। तो पॉजिटिव आपके नंबर सब अलग अलग हो गए इसके अंदर। नेक्स्ट इन द एग्जाम्पल अबव x, ये एरो हम लोग इज इक्वल टू ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 is a callback function, so it is passed to remove negative as an argument. So when to use a callback, the example above are not very exciting. They are simplified to teach you the callback syntax. So where callback really shine in a synchronous function, where one function has to wait for another function, like waiting for a file to load. A synchronous function are covered in the next file. तो ये है होता है असिंक्रोनियस। ये क्या होता है, आई विल फिनिश लेटर, और ये क्या था, आई विल कॉल बैक लेटर। सो फंक्शंस रनिंग इन अ पैरेलल with other functions are called asynchronous. A good example in JavaScript set timeout. So synchronous JavaScript examples used in a previous chapter was very simplified. The purpose of the examples was to demonstrate the syntax of callback function. So ये हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, इसके अंदर हम लोग कुछ कैलकुलेशन वगैरह करा रहे हैं। आउटपुट अगर चेक करेंगे हमें इसका 10 आ रहा है। क्यों 10 आ रहा है, क्योंकि भाई हमने डिस्प्लेयर के अंदर समथिंग को पैरामीटर को पास किया है, डेमो के अंदर ये कॉल हो गया, माई कैलकुलेटर के अंदर हमने माई कॉल बैक को कॉल किया, माई कॉल बैक हमने सम को कॉल किया हुआ है जो भी टोटल होगा, और हमने यहाँ पे लिखा 5 + 5, तो माई डिस्प्लेयर के अंदर ये डेटा आपका यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है। अब in the example of my displayer is the name of a function, it is passed to my calculator as an argument. So in the real world, callback are most often used with asynchronous function, are typically example in JavaScript
set timeout. So waiting for a timeout. So when using the JavaScript function set timeout, you can specify a callback function to be executed on timeout. हमने लिखा set timeout my function 3000, मतलब 3 सेकंड के बाद मेरा फंक्शन दिखना चाहिए. तो हमने लिखा document dot get element by id inner HTML I love you फॉर एग्जाम्पल. और अब आप यहाँ देखेंगे, वेट कीजिए 3 सेकंड का और ये लीजिए आपका आउटपुट, है ना. So in the example of my function is used as a callback, my function is passed to set timeout as an argument. 3000 is the number of milliseconds before timeout, so my function will be called after 3 seconds. Note, when you pass a function as an argument, remember not to use parenthesis. Write set timeout my function 3000. यहाँ पर बनाना ब्रैकेट यूज नहीं करना इस तरह से. Instead of passing the name of a function as an argument to another function, you can always pass a whole function instead. So जैसे हमने यहाँ डिफाइन किया set timeout function, my function, और ये भी आपका सेम ही वर्क करने वाला है. अब my function को हमने यहाँ पर एक वैल्यू पैरामीटर दिया और हमने वैल्यू को कॉल करा दिया. अब जब आप यहाँ रन करेंगे 3 सेकंड के बाद अगेन आप देखेंगे यहाँ पर आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा. So in the example of a function, my function जो हमने डिफाइन किया है is used as a callback. It is a complete function. The complete function is passed to set timeout as an argument. Again 3000 जो आपका मिलीसेकंड में वैल्यू है. Waiting for intervals. So when using the JavaScript function set interval, you can specify a callback function to be executed for each interval. तो टाइम आउट जो होता है वो अलग काम करता है, यानी कि इतनी देर के बाद में चल गया और बंद हो गया, टाइम आउट हो गया. 3 सेकंड लिख दिया तो 3 सेकंड बाद में आउट हो जाएगा. अब इंटरवल होता है, जैसे आपने लिख दिया 1000 तो हर 1 सेकंड के बाद में इंटरवल चलता रहेगा आपका. हाँ, तो सेट इंटरवल माई टाइम आउट 1000. हमने लिखा फंक्शन माई फंक्शन लेट डी इक्वल टू न्यू डेट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी डेमो डॉट इनर HTML. हमने लिखा डी डॉट गेट आवर्स, डी डॉट गेट मिनट, डी डॉट गेट सेकेंड्स. और जब आप यहाँ आओगे तो देखो टाइम जो है वो 1 सेकंड के बाद में अपडेट होते आ रहा है, क्योंकि टाइम हर सेकंड अपडेट होता है ना. सो इन द एग्जांपल ऑफ माय फंक्शन इज यूज्ड एज अ कॉल बैक. माय फंक्शन इज पास टू सेट इंटरवल एज एन आर्ग्यूमेंट. सो 1000 इज द नंबर ऑफ मिलीसेकंड्स बिटवीन इंटरवल. सो माय फंक्शन विल बी कॉल्ड एवरी सेकंड. Callback alternatives. With asynchronous programming, JavaScript programs can start long-running tasks and continue running other tasks in parallel. So, but asynchronous programs are difficult to write and difficult to debug. Because of this, most modern asynchronous JavaScript methods don't use callback. Instead, in JavaScript, asynchronous programming is solved using promises instead. So, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट फाइल में पढ़ेंगे. प्रॉमिस क्या होते हैं, ठीक है. तो प्रोमिसेस का मतलब क्या, आई प्रॉमिस अ रिजल्ट. सो प्रोड्यूसिंग कोड इज कोड दैट कैन टेक सम टाइम. कंज्यूमिंग कोड is code that must wait for the result. A promise is an object that links producing code and consuming code. So, JavaScript promise object can contain both the producing code and calls to the consuming code. So, example, let my promise variable equal to new promise function my resolve and my reject. So my resolve and my reject दोनों को हमने कॉल किया when successful और my reject जब error होगा. हमने लिखा my promise dot then function value और यहाँ से function error. तो इसके अगेन इसका सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोग किसी API वगैरह से डेटा ले रहे होते हैं. तो यहाँ पर क्या होता है, when the producing code obtaining the result it should can call one of two callbacks. सक्सेस होगा तो माई रिजॉल्व, रिजेक्ट होगा तो एरर. तो प्रॉमिस ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज. अ जावास्क्रिप्ट प्रॉमिस ऑब्जेक्ट कैन बी पेंडिंग, फुलफिल्ड, रिजेक्टेड. सो द प्रॉमिस ऑब्जेक्ट सपोर्ट टू प्रॉपर्टीज, स्टेट एंड रिजल्ट. सो व्हाइल अ प्रॉमिस ऑब्जेक्ट इज पेंडिंग वर्किंग, द रिजल्ट इज अनडिफाइंड. When a promise object is fulfilled, the result is a value. When the promise object is rejected, the result is an error object. So my promise dot state pending मतलब undefined, fulfilled मतलब a result value, rejected मतलब an error object. So you can access the promise property, state and result. You must use a promise method to handle promise. So promise how to, here is how to use a promise. हमने लिखा जैसे my promise dot then function value एंड फंक्शन एरर. तो जो भी हम लोग लॉजिक का लगाना चाहेंगे वो आगे भी लगाने वाले हैं इसमें. सो प्रॉमिस डॉट देन
जो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, टेक्स 2 आर्ग्यूमेंट, अ कॉल बैक फॉर सक्सेस एंड अनदर फॉर फेलियर, बोथ आर ऑप्शनल, सो यू कैन ऐड अ कॉल बैक फॉर सक्सेस और फेलियर ओनली। सो हेयर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारे पास अगेन एक फंक्शन माई डिस्प्लेयर सम इज अ पैरामीटर और हमने उसके यहाँ पर पास किया हुआ है, लेट माई प्रॉमिस न्यू प्रॉमिस फंक्शन माई रिजॉल्व माई रिजेक्ट, और एक्स की वैल्यू है 0। हमने बोला इफ़ एक्स की वैल्यू अगर 0 है तो रिजॉल्व करो उसको, माई रिजॉल्व की वैल्यू क्या जाए ओके, अदरवाइज माई रिजेक्ट में क्या चला जाए एरर। तो अभी आपको यहाँ पर ओके रिटर्न आना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि वैल्यू 0 है ना, एक्स की वैल्यू क्या थी 2 टाइम इक्वल टू 0, तो ये ट्रू हो गया, तो माई रिजॉल्व मेरा चल गया। अगर मैं यहाँ पर 1 कर देता हूँ ऊपर तो ये रिजेक्ट में चला जाएगा। JavaScript promise example demonstrate the use of promises. We will use the callback example from the previous file. So waiting for a timeout and waiting for a file. So waiting for a timeout, हमने एक फंक्शन बनाया, my function value is a parameter, document dot get element में हमने वैल्यू को पास किया। हमने यहाँ पर बोला set timeout function my function, हमने इसमें मैसेज लिखा और 3 सेकंड के बाद में मेरा रिजल्ट जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। ये इसी तरह से प्रॉमिस के अंदर हम लोग इसको कैसे लेकर आएंगे, ये तो पढ़ चुके हो पहले। Let my promise equal to new promise function my resolve my reject set timeout function my resolve I love you 3000, और my promise dot then function value, हमने यहाँ पर जाकर डिफाइन किया वैल्यू को, और ये भी देखो सेम रिजल्ट आपको 3 सेकंड के बाद में दे देगा इसके अंदर। तो इससे भी हम लोग काम ले सकते हैं। बात करते हैं वेटिंग फॉर अ फाइल। मान लो कि आपने कोई रिक्वेस्ट किया सर्वर से और फाइल को लोड कराने के लिए, तो हमने यहाँ पर बनाया फंक्शन गेट फाइल माई कॉल बैक लेट रिक्वेस्ट न्यू XML HTTP रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट डॉट ओपन गेट, एक फाइल है माई कार डॉट HTML हमारे पास, ठीक है। हमने लिखा रिक्वेस्ट डॉट ऑन लोड फंक्शन, अगर ये सक्सेसफुल होती है रिक्वेस्ट तो माई कॉल बैक में रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट, अदरवाइज एरर निकाल दो रिक्वेस्ट डॉट स्टेटस, और जब आप इस फाइल को रन करेंगे तो यहाँ पर आपको डेटा आएगा। लेकिन जब हम लोग XML HTTP रिक्वेस्ट का यूज़ करते हैं तो मेक श्योर कि सर्वर से चलना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा VS कोड के अंदर, और मैं यहाँ से जाके सिंक के अंदर प्रॉमिस के अंदर यहाँ से ओपन करूँगा विद लाइव सर्वर, और ये जो फाइल अभी हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट की है, अब आप देखेंगे डेटा आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल यूजिंग प्रॉमिस, ये तो क्या नॉर्मल तरीका कॉल बैक के थ्रू, प्रॉमिस में कैसे करेंगे। तो प्रॉमिस में आप यहाँ पर देखें सब कुछ सेम है, माई कॉल बैक, हमने बस यहाँ पर फंक्शन बनाया अपना न्यू प्रॉमिस फंक्शन माई रिजोल्व माई रिजेक्ट। हम यहाँ पर क्या बोले, अगर डेटा मिलता है तो यहाँ से रिस्पॉन्स, अदरवाइज फाइल नॉट फाउंड। चलो ट्राई करके देखते हैं बिना सर्वर के क्या रिटर्न आता है मुझे। तो मैं इस कोड को यहाँ से रन करूँगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर कुछ भी मुझे रिटर्न नहीं आ रहा है ना, लेकिन अब मैं इसी कोड को जब यहाँ से रन करूँगा सर्वर से तो काम कर गया। देन मेथड अगर हाँ, ये माई कार के नाम से फाइल में, ये मैंने ये मैं दिखा देता हूँ, माई कार के नाम से मेरी एक फाइल है सिंपल ये। हाँ, उसको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सो बात करें ब्राउज़र सपोर्ट की, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 2014-15 से सभी के अंदर काम कर रहा है, ठीक है, ये वाला पार्ट। नेक्स्ट आता असिंक और अवेट, ठीक है। async and await make promises easier to write. Async makes a function return a promise, await makes a function wait for a promise. तो यहाँ पर क्या है, async syntax before a function makes the function returns to a promise. तो जैसे कि यहाँ पर रिटर्न आएगा hello is the same as, जैसे मैंने लिखा function my function return promise dot resolve hello, तो async में थोड़ा शॉर्टर कोड हो जाएगा और नीट एंड क्लीन हो जाएगा। हेयर इज हाउ टू यूज़ द प्रॉमिस माई फंक्शन डॉट देन फंक्शन वैल्यू, अगर कोड सक्सेसफुल है, फंक्शन एरर अगर फेल होता है तो हमने लिखा असिंक फंक्शन माई फंक्शन रिटर्न हेलो करो, और जब मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पर तो मुझे हेलो यहाँ पर रिटर्न आएगा इस तरह से। और सिंपलर सिंस यू एक्सपेक्ट अ नॉर्मल वैल्यू अ नॉर्मल रिस्पॉन्स नॉट एन एरर, तो आप यहाँ पर जाके लिखेंगे इस तरह से, क्योंकि मुझे एरर नहीं निकालना है। तो ये देखो सिंपल इस तरह से काम करेगा। अवेट कीवर्ड कैन ओनली बी यूज्ड इनसाइड एन एसिंक फंक्शन। द अवेट कीवर्ड मेक द फंक्शन पॉज द एग्जीक्यूशन एंड वेट
for a resolved promise before it continues. So let value equal to await promise. हम लिखेंगे यहाँ पर let go slowly and learn how to use it. आ जाओ. Good afternoon. So async function my display let my promise equal to new promise function resolve and reject. अगर resolve होता है तो हमारा ये रिटर्न आएगा. अगर आप देखो यहाँ पर तो ये वर्क कर रहा है हमारा. So the two arguments resolve and reject are predefined by JavaScript. We will not create them but call one of them when the executor function is ready. So very often we will not need a reject function. Reject तब डाल सकते हैं जैसे मान लो आपको डेटा फैच करो, डेटा इज नॉट फैच्ड. ठीक है, अगर आपको एंड यूजर को कुछ देना हो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल विदाउट रिजेक्ट. अगर हम लोग यहाँ देखें तो हमने इस तरह से इसको चलाया हुआ है. देखो सही से काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. वेटिंग फॉर अ टाइम आउट. हम यहाँ पर टाइम आउट के साथ भी इसको चला सकते हैं. इस को देखो 3 सेकंड के बाद में डेटा आपका यहाँ पर आ गया. वेटिंग फॉर अ फाइल. अगर आप इसको चलाएंगे, वेट कीजिए. अच्छा, ये सर्वर से चलेगा तो आपको सर्वर से चलाना होगा इसको. सो ब्राउज़र सपोर्ट सभी के अंदर अपना काम कर रहा है सही से. बाकी चार आपकी चीज़ें डोम बोम एपीआईज वगैरह जो वो हो चुकी हैं इसके अंदर. ठीक है, तो अब आपकी जो जेएस वाला पार्ट है वो कंप्लीट है. कुछ और ऐसे एक्स्ट्रा हो जाएगा क्या तो ये इसे कंप्लीट हो कुछ मंथ और हो जाएगा एक्स्ट्रा. एक्स्ट्रा क्यों हो जाएगा? सो जावास्क्रिप्ट तो रहता होता है. हाँ, तो आपका मई में ख़त्म होगा ना. अभी 2 महीने हैं पूरे. हाँ, अभी 2 महीने पूरे. ठीक है, तो आज आपकी जेएस कंप्लीट हो गई है. अब नेक्स्ट आपकी चालू करेंगे जे क्वेरी. फाइल आपको शेयर कर रहे हैं, गो थ्रू कीजिएगा. ठीक है, क्या टाइम था आपका? 10:30 से 12. तो 21 के बाद हमारी 2 क्लास प्रैक्टिस में चली गई. तो आज 28 को हमारी क्लास हुई है. ये लीजिए. तो इस मंथ की एक क्लास और मिलेगी हमें शायद अभी 31 को. जे क्वेरी, उसके बाद बूटस्ट्रैप और फिर आपका ये जर्नी कंप्लीट हो जाएगा. हाँ, इसके बाद तो और भी तो करना पड़ेगा. इसके बाद सर इसके बाद तो और कुछ आएगा तो ठीक है स्टार्ट खत्म हो गया. नहीं मतलब यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा. तुम्हारी तो शुरुआत है, अंत ही आरंभ है ना. मेरा तरफ से एंड होगा, तुम्हारी तरफ से शुरू होगी चीज़ें.